नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के विराट साम्राज्य का अंत करके शुंग वंश की स्थापना करने वाले राजा पुष्यमित्र शुंग के इतिहास के बारे में। वो राजा पुष्यमित्र शुंग जिनको कई सारे हिंदू टेक्स्ट में एक नायक की तरह तथा कई सारे बौद्ध टेक्स्ट में एक खलनायक की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इन रिलीजियस टेक्स्ट में जिस तरीके के क्लेम किए जाते हैं उनका सच क्या है, उनको कितना ऑथेंटिक माना जा सकता है, उनके पीछे के मोटिव क्या हैं, उनके पीछे का बेस क्या है, उसको जानने के लिए हमें सही इतिहास को जानने की ज़रूरत है, जो हमें अलग अलग जगहों से पता चलता है। साथ ही हमें अलग अलग इतिहासकारों की सोच को भी जानना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चले कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट में क्लेम किए गए हैं ये क्यों किए गए हैं, उनके पीछे के कारण क्या रहे हैं, उनके पीछे का मोटिव क्या रहा है। ये सभी चीज़ें हमें समझनी होंगी और राजा पुष्यमित्र शुंग का सही इतिहास हमें तभी पता चलेगा। तो राजा पुष्यमित्र शुंग कौन थे? इन्होंने 185 से लेके 149 बीसीई में ईसा पूर्व में रूल किया है, पाटलिपुत्र से रूल किया है, मतलब जहां पे एक समय मगध में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था मौर्य वंश का। ये था वो मौर्य वंश जिनका भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी नींव रखी थी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनकी जीवनी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के समय पे ये साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा और आज के समय के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लगभग पूरे हिस्से के ऊपर ये साम्राज्य फैला हुआ था, जिसमें उत्तर में आपको हिमालय तक दिखेगा, पश्चिम में आपको ये पूरा पाकिस्तान तक दिखेगा, पाकिस्तान के बाहर तक दिखेगा, दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत को अगर छोड़ दिया जाए उसके अलावा इसमें आपको आप आज के समय का भूटान भी दिखेगा, कुछ हिस्सा म्यांमार का भी दिखेगा, बांग्लादेश का भी दिखेगा। तो बहुत बड़ा जो साम्राज्य था मौर्य वंश का सम्राट अशोक के समय, उस साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ और राजा बृहद्रथ के समय जो है पुष्यमित्र शुंग ने इस साम्राज्य को अंत कर दिया, इसको हटा दिया और अपनी नई डायनेस्टी की नींव रखी, जिसको शुंग डायनेस्टी कहा जाता है। तो बेसिकली राजा बृहद्रथ को मार के, जो कि मौर्य वंश के आखिरी राजा थे, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो मगध के राजा बनते हैं। और उस समय मगध का राजा होना मतलब लगभग पूरे भारत का राजा होना ही था। तो यहां से इनकी रेन, इनका जो रूल है वो शुरू होता है। और राजा पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नंबर ऑफ टाइम एटलीस्ट 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इसमें एक घोड़े को पूरे आसपास के साम्राज्यों में घुमाया जाता है और वो घोड़ा जब पूरे साम्राज्यों में घूम के आ जाता है तो उससे ये पता चलता है कि आपका जो साम्राज्य है वो कितना लेजिटिमाइज है, मतलब आपके साम्राज्य को सामने कोई भी हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर उस घोड़े को कोई दूसरा राजा पकड़ लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि जिस राजा ने इस घोड़े को भेजा था उस राजा के साथ उस राजा को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बेसिकली ए राजा ने, मतलब यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने अगर अपना घोड़ा भेजा है और वो घोड़ा घूमते घूमते पूरे भारत में घूम रहा था और कहीं राजा बी ने इस घोड़े को पकड़ लिया है, तो राजा बी को पुष्यमित्र शुंग के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरीके का चैलेंज माना जाता है। तो इस तरीके के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए तो इसका मतलब वो एक बहुत बड़े सम्राट के तौर पे उनकी पहचान होती है। तो अश्वमेध यज्ञ कराना बड़ी बात होती थी। उसके बाद आती है बात बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पुष्यमित्र शुंग को एक परसिक्यूटर के तौर पे दिखाया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो दमनकारी है वो दिखाया गया है कि इन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट लोगों को मरवाया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मरवाया, कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तोड़वाया और ये बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर थे। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दावा किया गया है, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, कई सारे इतिहासकार इस बात को पूरी तरह से मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि कुछ इस बात में सच्चाई है, लेकिन ज़्यादातर जो बातें हैं वो सही नहीं है। किस तरीके के दावे बुद्धिस्ट टेक्स्ट करते हैं और किस तरीके की बातें इतिहासकार करते हैं, दोनों ही बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। राजा पुष्यमित्र शुंग को कई सारे जो प्रो एक्टिव हिंदू संगठन हैं और जो प्रो एक्टिव हिंदू टेक्स्ट हैं उनमें इनको एक वॉरियर की तरह दिखाया गया है, एक ऐसे राजा की तौर पे दिखाया गया है जिन्होंने वैदिक धर्म को फिर से पूरे भारत के ऊपर स्टैब्लिश किया। इसके भी दावे की बात करेंगे और किस तरीके का ये दावा है और किस तरीके से दोनों धर्मों के बीच में जो क्लेम किए गए हैं वो विरोधाभासी हैं, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, वो समय जब एक समय पे जो यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी थी उसका पूरी तरह से पूरे भारत के ऊपर और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर डोमिनेंस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे एक नई डायनेस्टी की नींव रखी। ये थी शुंग डायनेस्टी, जिसका जो रूल है वो पूरा
गंगा जमुना जो वैली है उसके आसपास का पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। उसके अलावा आपको उत्तर भारत और मध्य भारत, उसके अलावा ईस्ट इंडिया के आसपास के पूरे क्षेत्र में ये साम्राज्य फैला हुआ था। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था इनका भी। और ये साम्राज्य जो है इसकी कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आगे चल के हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के साथ, जिनको यवन हम भारत में कहते हैं, उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। अर्ली सातवाहन के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं। कण्व रूलर ने इसको फाइनली, जो शुंग डायनेस्टी है इसका अंत करके कण्व डायनेस्टी बाद में स्टैब्लिश हुई थी। और यहाँ पे कई सारी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और उसके बाद ये डायनेस्टी जो है कई लंबे समय तक इन्होंने रूल भी किया है। इनका जो साम्राज्य है उत्तर में यहाँ पे आपको दिखेगा जो आज का बंगाल है, यहाँ तक बंगाल की खाड़ी तरफ, और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये सॉरी वेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ, और उत्तर में सियालकोट तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कई अलग अलग टेक्स्ट में ये दावा किया गया है। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था इनका। उसके अलावा एक ब्राह्मण रूलर थे या नहीं, इसके ऊपर अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग दावे किए गए हैं। देखिए, वैदिक धर्म जो था, पुराना वैदिक धर्म जो था, जिसके बाद आप जानते हैं कि एक कई सारे रिलीजियस रिफॉर्मेशंस हुए थे उस समय। और उस समय भारत में लगभग 62 नए धर्मों का उदय हुआ था। 62 धर्मों में आप कह सकते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीवक संप्रदाय जैसे धर्म थे। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब कई सारे लोग कहेंगे कि बुद्धिज्म और जो जैनिज्म है वो तो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, वैदिक रिलीजन जो है वो बाद में चलता आ रहा है। अलग अलग तरीके के क्लेम हैं, आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी जी से हम बौद्ध धर्म को प्रोमिनेंटली आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय कई सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें वैदिक रिलीजन में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे। तो वो नए नए धर्म बने थे। तो ये जो राजा हैं, ब्राह्मण रिलीजन थे, वैदिक रिलीजन के राजा थे, राजा पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो क्लेम शुरू होगा वो यहीं से शुरू होगा। तो कई सारे जो लोग हैं, जो प्रोएक्टिव हिंदू रिलीजन के लोग हैं, और कई सारे जो पुराने पुराण भी हैं, हिंदू टेक्स्ट भी हैं, उनमें ये दावा किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो एक ब्राह्मण वॉरियर थे। और इस दावे को कई सारे इतिहासकार सही भी मानते हैं कि ठीक है वो थे। क्योंकि इवन जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं तारानाथ, इन्होंने भी ये दावा किया है, जो 16th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग हैं ये एक ब्राह्मण किंग थे। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण में भी आप जानते हैं कि अलग अलग क्लैन होती हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं। वो पता नहीं चलता कि कौन सी क्लैन से ये आते थे। कोई कहता है कि ये ऋषि भारद्वाज के डिसेंडेंट थे, भारद्वाज ऋषि के वंशज थे आने वाले समय में। और कई कहते हैं कि जो विश्वामित्र हैं, ऋषि विश्वामित्र, जो कि एक बहुत ही नामी माने हुए ऋषि माने जाते हैं, उनके डिसेंडेंट इनको माना जाता है। तो अलग अलग तरीके की बातें कही जाती हैं कि शुंग इज अ डिसेंडेंट ऑफ भारद्वाज बाई ए वुमन मैरिड टू ए फैमिली ऑफ काटा विच हु वाज डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्र। तो मतलब इनकी मदर जो थी वो विश्वामित्र की फैमिली से आती थी, और इनके जो पिता थे वो भारद्वाज की फैमिली से आते थे। तो ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि एक प्रॉपर ब्राह्मणिक फैमिली का रिप्रेजेंटेशन इनको देता है। उसके बाद इनकी अर्ली लाइफ की बात करते हैं। तो अर्ली लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन कई सारे लेजेंड्स में जो कहानियाँ कही गई हैं उनसे इनके बारे में हमें पता चलता है। और हिंदू पुराणों में इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, उनसे इन टेक्स्ट के बारे में, इन राजा के बारे में जो कहानियां कही गई हैं उसकी बात हम करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो एक हम्बल फैमिली से आते थे, और उसके बाद वो एक सामान्य सोल्जर बने, एक सैनिक बने। लेकिन वो अपनी गुणों की वजह से और अपनी क्षमता की वजह से जल्दी ही आने वाले समय में सेनापति बन गए, मतलब हेड ऑफ आर्मी बन गए राजा बृहद्रथ की लीडरशिप में। तो राजा बृहद्रथ जो कि मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजा थे, इनके समय पे ये सेनापति हुआ करते थे। एक कहानी ये कहती है कि बृहद्रथ एक बार शिकार के लिए निकले थे, तभी उनको एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, वो एक टाइगर से बचाता है और उस टाइगर को हरा देता है, और उसके बाद अपने राजा को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि ये जो बच्चा है यही कौन है, यही है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जब बच्चा था तो बृहद्रथ को मिला था जंगल में, वहाँ पे उसने बृहद्रथ को एक टाइगर से बचाया था। इसकी वजह से बृहद्रथ ने उसको एक अपनी सेना में ऊंचे पद पे बिठा दिया था, और धीरे धीरे करके वो बच्चा जो है वो सेनापति बन गया था। तो ये कहानियाँ कही गई हैं, और ये एक बहुत ही ग्रेट विजिलेंट सेनापति के तौर पे भी जाने जाते हैं। इनको ऐसा लग रहा था, इनको ये विजिलेंट मतलब सतर्क, इनको पता था कि आने वाले समय में ये जो इंडो ग्रीक किंगडम्स हैं, जो यवन लोग हैं, जो इंडो रीजन में आके, ग्रीक लोग पहले के समय पे अलेक्जेंडर के टाइम से यहाँ पे बस गए थे, उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पे बसा लिया था। ये लोग, इनको पता था कि आने वाले समय में ज्यों ही मौर्य वंश कमजोर पड़ेगा उसके बाद हम कर देंगे अटैक।
और अब बृहदरथ के समय आते आते जो मौर्य वंश है वो पड़ चुका था कमजोर। तो पुष्यमित्र शुंग को ये बात का आभास था कि आने वाले समय में ये जो यवन लोग हैं ये अटैक करने वाले हैं यहाँ पे जो उस समय की मौर्य डायनेस्टी थी उसके ऊपर। ये बात से पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहदर्थ को भी आगाह किया, लेकिन बृहदर्थ ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और इग्नोर करके उसने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई अटैक हम पे नहीं होने वाला है, और वो इस चीज़ के ऊपर शांत रहा, चुप रहा, कुछ उसने एक्शन नहीं लिया। और एक्शन ना लेना एक सरेंडर के बराबर था कि कल को अगर ये यवन लोग अटैक कर देंगे तो मौर्य वंश नहीं बचेगा और पूरे भारत के ऊपर यवनों का एक तरह से राज्य स्टैब्लिश हो जाएगा। और यवन मतलब विदेशी ग्रीक लोगों का भारत के ऊपर एक तरह से साम्राज्य विस्तार हो जाएगा, और इस बात का डर था राजा पुष्यमित्र शुंग को। इसी की वजह से वो बन गया किंग्स लेयर। किंग्स लेयर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने राजा की हत्या कर देता है। और हिंदू टेक्स्ट में ये दावा किया गया है कि इन्होंने बृहदर्थ की हत्या इसलिए करी थी क्योंकि वो फॉरेन इन्वेजन से अपने देश को बचाना चाहते थे और वो सरेंडर नहीं करना चाहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने भरी आर्मी के सामने अपने राजा बृहदर्थ की हत्या कर दी, और आर्मी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया, और आर्मी ने भी पुष्यमित्र शुंग का ही पक्ष लिया। उन्होंने ये सोचा कि एक योग्य व्यक्ति अगर राजा बनेगा तो हम किसी फॉरेन इन्वेजन से बच पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये दावे किए गए हैं ज्यादातर हिंदू टेक्स्ट में। दूसरा वर्जन जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो क्या दावा करते हैं उसकी भी बात करते हैं। लास्ट में जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो दोनों ही चीजों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि दोनों के दावों में क्या सच है और क्या आधार है, क्यों दोनों ने इस तरीके के दावे करे हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उनमें एक पुराना टेक्स्ट है दिव्य वंदना। दिव्य वंदन जो है ये 2nd सेंचुरी बीसी का एक टेक्स्ट है। इसमें यह दावा किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, बहुत ज्यादा उनके प्रति तानाशाही रवैया अपनाते थे, बहुत ज्यादा उनको मारते थे, उनको प्रोसिक्यूट करते थे, उनका शोषण करते थे। तो ये बात है। लेकिन इसी दिव्य वंदना में एक बात का दावा किया गया कि ये जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग ये आखिरी मौर्य किंग थे, जबकि ये मौर्य किंग तो थे ही नहीं, ये तो शुंग डायनेस्टी के राजा थे। लेकिन इस टेक्स्ट में यह दावा किया गया कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो कौन थे, मौर्य किंग थे, और ये फेमस होना चाहते थे, इनको मशहूर होने का बहुत ज्यादा शौक था। मशहूर होने के लिए ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। और इनके जो मंत्री थे उन्होंने इनको ये राय दी कि जब तक बुद्धिज्म भारत के अंदर एक डोमिनेटिंग फेथ है तब तक आप फेमस नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धिज्म के लिए तो जो कुछ करना था वो सम्राट अशोक ने कर दिया। आपके पूर्वज अशोक सम्राट जिन्होंने 84,000 स्तूप बनाए हैं, जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे तो वो इंस्क्रिप्शंस लिखवा दिए हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म के लिए क्या कुछ किया है, उन्होंने इंटरनेशनली बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार कर दिया है। तो आप बुद्धिज्म में तो कुछ नहीं कर सकते, बुद्धिज्म के रास्ते चल के आप मशहूर नहीं हो सकते, सम्राट अशोक को बीट ही नहीं कर सकते आप। इसीलिए जब तक बुद्धिज्म भारत के अंदर डोमिनेटिंग फेथ है आपका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करके आप क्या करो, वैदिक रिलीजन को प्रमोट करो और बुद्धिज्म को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दो पूरे भारत में। और आप एक बात जानते हैं कि 5th सेंचुरी BCE से जब से गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था उसके बाद भारत में आप जानते हैं कि मौर्य वंश की जब स्थापना हुई और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो हैं उस समय के नए नए और बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजन थे। उस समय कई सारे राजा जैनिज्म की तरफ जा रहे थे, कई सारे बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, उसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और सम्राट अशोक के बाद जितने भी राजा आए हैं मौर्य वंश के उन्होंने सभी ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो बौद्ध धर्म उस समय का सबसे प्रोमिनेंट रिलीजन था और पूरे भारत में ये एक डोमिनेटिंग फेथ था। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं और ऐतिहासिक तौर पे ये फैक्ट है। तो इस समय पुष्यमित्र शुंग को जैन ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से ये कहा गया कि इनके मंत्रियों ने ही ये सलाह दी कि आप बुद्धिज्म का क्या करो, प्रोसिक्यूशन करो, बुद्धिज्म को आप को नुकसान पहुंचाओ जिससे आप पॉपुलर हो जाओगे और दूसरे धर्म को प्रमोट करो। इसके बाद इन्होंने कुकुतरम्मा जो मोनेस्ट्री थी उसको तुड़वाया, लेकिन तुड़वाने के बावजूद वो बच गई क्योंकि एक मिरेकल हुआ। ये क्लेम किया गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जो कह रहा हूं मैं वो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के क्लेम हैं। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब प्रोसीड कर रहे थे यवन किंगडम के आसपास के क्षेत्र में, तब इन्होंने एक वो ऑफर जारी किया कि जो भी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को पकड़ के इनके सामने पेश करेगा उसको
100 दिनार का इनाम दिया जाएगा, यानी 100 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। लेकिन उस समय दिनार भारत में चलती नहीं थी, इसीलिए इस क्लेम को ये जो बात है वो कमज़ोर करती है, क्योंकि दिनार उस समय भारत में थी नहीं। कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को पकड़ के लाया गया और इनको मारा गया, ये बात कही गई है। उसके बाद इसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये जो मैंने आपको अभी बताया था दिव्य वंदना, इसमें यह दावा किया गया कि आने वाले समय में एक व्यक्ति हुए हैं बुद्धिस्ट यक्ष, जिनका नाम है दम शास्त्र वंशिन, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी। ठीक है, ये बात इन्होंने कर दी। लेकिन उसके बाद एक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विभाषा, ये भी एक 2nd सेंचुरी का ही टेक्स्ट है। इसमें यह दावा किया गया कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को जलाया है, कई सारी बुद्धिस्ट मॉन्क को मरवाया है और 500 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तोड़वाया है कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में। उसके बाद ये दावा किया गया कि ये एक बार बोधि ट्री को कटवाना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद बोधि ट्री जो है, जहाँ पे गौतम बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि ट्री ने एक देवता का स्वरूप ले लिया, वो एक ब्यूटीफुल वुमेन की फॉर्म में आ गया और उसके बाद इसको हत्या कर दी, जो शुंग हैं इनकी हत्या कर दी। तो ये भी दावा किया गया है। लेकिन इतिहासकार क्या इस बात को मानेंगे? क्या साइंटिफिकली इस बात को कोई प्रूव कर सकता है कि एक पेड़ जो है वो किसी ब्यूटीफुल वुमेन का स्वरूप ले ले और उसके बाद किसी की हत्या कर दे? इसीलिए इस दावे को भी कमजोर मान लिया जाता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था 16th सेंचुरी के एक बड़े हिस्टोरियन हुए हैं तिब्बतियन बुद्धिस्ट हिस्टोरियन तारानाथ, इन्होंने क्लेम किया है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा और कई सारी मोनेस्ट्रीज को तुड़वाया। मध्य देश यानी मिडलैंड से लेके जानन धारा तक का जो क्षेत्र है, यानी कि जालंधर वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वहां तक कई लोगों को इसने मरवाया है। ये बात इन्होंने किया है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्लेम ही झूठ हो सकते हैं, कुछ क्लेम तो सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। इनकी ऑथेंटिसिटी पे इतिहासकारों ने क्या कहा है उसकी बात करते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं, ये मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो बुद्धिस्ट फेथ के खिलाफ थे और उनको प्रोसिक्यूट करते थे, ये बात कही गई है। उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो कई सारे जो दूसरे हिस्टोरियन हैं, उनका ये मानना है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ थे, उनसे के प्रति बायस थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी उनको पैटर्नाइज नहीं किया। मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि जब मौर्य वंश चल रहा था तो उस समय बौद्ध धर्म जो है वो अपने पीक पे था। बौद्ध धर्म उस समय डोमिनेटिंग फेथ था, तो उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलती थी। उनको चाहे राज दरबार में मिल रही हो, चाहे उनको उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाना हो, उनके लिए मोनेस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग पैसा मिलना हो, दान वगैरह सब कुछ मिलता था। लेकिन जो ही पुष्यमित्र शुंग राजा बने, उसके बाद ये दान वगैरह ये देना बंद कर दिया। तो ये स्कॉलर जो हैं, ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये तो इनके खिलाफ होंगे ही, ये इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद कई सारे अलग स्कॉलर्स का मानना है कि भाई जो भी दावे किए गए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उनको हम सही कैसे मान लें। कुछ बातें तो ऐसी कही हैं, कंसिस्टेंट ही नहीं है कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हुई। कोई तो कहता है कि बोधि ट्री ने ही औरत बन के मार दिया, कोई कहता है कि किसी उनके यक्ष ने, किसी एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उनकी हत्या कर दी। तो इनका इनकंसिस्टेंट होना भी एक ये चीज़ दिखाता है कि ये पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ किसी तरीके से बायस्ड थे। वी.ए. स्मिथ और एच.पी. शास्त्री जो हिस्टोरियन हुए हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी का अंत किया और ये एक पहला ब्राह्मणिकल रिएक्शन था बुद्धिज्म के खिलाफ। इस इतना बड़ा बुद्धिज्म जो रिलीजन था, जो इतने समय से डोमिनेट कर रहा था, उसके खिलाफ इतना बड़ा एक रिएक्शन आना अचानक से, ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मूव था। पिछले 300 सालों से बुद्धिस्ट लोग हैं वो आराम से खुश थे, उनके सामने कोई नहीं आ रहा था, सब उनसे दबे हुए थे और बुद्धिज्म जो है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर बना हुआ था। वैदिक रिलीजन जो है वो पीछे दब चुका था। अब अचानक से एक राजा आया है, वो मगध का राजा बन गया है अचानक से आके, और मौर्यों को उसने हटा दिया है। तो ये चीज़ तो लगेगी ना बुद्धिज्म के लोगों को कि हमारा तो सत्ता चली गई, हमारा तो राजपाट चला गया, ये बात तो लगेगी। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल जो हैं, इन्होंने भी ये कहा है, इन्होंने ये बात का दावा किया है कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी आधार नहीं है बुद्धिस्ट लोगों के पास, ऐसे ही कह दिया। तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के टूटने के और तुड़वाने के अवशेष हमें मिलते हैं शुंग वंश के टाइम के दौरान। तो ये बात भी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि सांची के स्तूप को भी तोड़ा गया था पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, वेंडलाइज इसको किया गया था, इसको बाद में रिबिल्ड किया गया है लार्जर स्केल पे, पहले के समय इसको भी तोड़वाया गया है। तो दोनों तरीके की ही बातें हैं।
एच भी आगे हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तब बात करेंगे। एच भट्टाचार्य एक और हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों का परसिक्यूशन तो किया, लेकिन ये जो परसिक्यूशन किया ये धर्म की वजह से नहीं किया, इसके पॉलिटिकल कारण थे, इसके राजनीतिक कारण थे। और वो राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण ये थे कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो कई सारे इंडो ग्रीक रूलर्स को सपोर्ट करते थे। और इंडो ग्रीक रूलर यानी कि यवन रूलर जो कि विदेशी थे, जो कि पुष्यमित्र शुंग के विरोधी थे, तो उनको सपोर्ट करने की वजह से पुष्यमित्र शुंग ने इस क्षेत्र के जो नॉर्थ वेस्ट का जो भारत का हिस्सा है जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे उनको मरवाया भी है, उनको राजद्रोह के आरोप में प्रोसिक्यूट किया है, ना कि उनके रिलीजियस फेथ की वजह से। ये इन एच भट्टाचार्य का दावा है। अब फाइनली हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं ये बात हमें समझनी होगी। देखिए, दोनों लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। हिंदुइज्म के लोग क्या समझेंगे कि एक लंबे समय के बाद हमने बुद्धिस्ट लोगों का डोमिनेंस को हटा के वैदिक रिलीजन को यहाँ पे स्टेब्लिश करने में सफल रहे हैं, और उसको सफलता दिलाने वाला राजा कौन है? हमारा पुष्यमित्र शुंग। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धिस्ट लोग हैं, वो भी ये सोचेंगे कि हम 300 साल से भारत के ऊपर राज कर रहे थे, हमारे पास सब कुछ था, मौर्य कोर्ट में हमारे पास अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, हमें अच्छे पदों पे बैठाया जा रहा था, हमें अच्छा खासा दान मिल रहा था, राजा हमारी सुनता था। लेकिन अब राजा आ गया है पुष्यमित्र शुंग, जो कि हमें को परसिक्यूट भी करता है, हम पे राजद्रोह के आरोप भी लगाता है, हमें मरवाता भी है, हमारी मोनेस्ट्री भी तोड़वाता है। इसीलिए दोनों ही चीजें हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ये बात है कि बुद्धिस्ट लोगों का साथ देना बंद कर दिया था, कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को हो सकता है तुड़वाया भी हो, कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पनिश भी किया हो, लेकिन यह बात भी है कि बुद्धिस्ट लोगों ने इन चीजों को एग्जेगरेट करके लिखा है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि ये जो राजा है इसके प्रति नफरत फैलाई जाए, पुष्यमित्र शुंग जो है उसको एक खलनायक की तरह रिप्रेजेंट किया जाए। तो हीरो और मतलब विलेन दोनों में ही आप एक व्यक्ति को ऐसे नहीं देख सकते, उसके अलग अलग पहलू होते हैं, दोनों के अलग अलग विजन हैं, दोनों अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, ये बात आती है। जो शुंग वंश के रूलर हुए हैं, चाहे पुष्यमित्र शुंग हो या उसके बाद के, उनकी कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं आसपास के राजाओं के साथ, कलिंग के साथ भी हुई हैं, अर्ली सातवाहन के साथ भी हुई हैं, इंडो ग्रीक्स के साथ तो मेन लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके अलावा पंचाल और मथुरा के साथ भी हुई हैं। और 180 बीसी के आसपास डेमेटेरियस जो था उसने काबुल वैली को जीत लिया था, जो कि इंडो ग्रेको बैक्टीरियन रूलर था। उसके बाद भारत में और भी राजा आए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा जो मनेंद्र आया था, मनेंद्र का बहुत फेमस है मिलिंद पन्हों में, जिसके बारे में विवेचना करी गई है। अशोक वदना नाम का एक टेक्स्ट है, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें क्लेम किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य है वो सियालकोट तक फैला हुआ था, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र यानी पटना से लेके आज के पाकिस्तान के पंजाब तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो यहां से लेके ये इतना बड़ा साम्राज्य इनका फैला हुआ था, ये इनका साम्राज्य है, इसकी बातें इसमें की गई हैं। उसके बाद इंडो ग्रीक रूलर्स ने कई बार, जिनको यवन हम भारत में कहते हैं, इनके रूलर हुए डेमेट्रियस और मनेंद्र, इन्होंने भारत के ऊपर कई सारे अटैक करे हैं। मनेंद्र ने तो आगे आके बुद्धिज्म को अपना लिया था, इसकी बायोग्राफी मैं जल्दी ही कवर करूंगा। भारत में आया था और इसका भी काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, मिलियन पंथों में इसके बारे में बातचीत करी हुई है। और उसके बाद हिंदू टेक्स्ट जो युग पुराण है उसमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इंडो ग्रीक रूलर्स ने शुंग कैपिटल पाटलिपुत्र के ऊपर अटैक किया, और मैगस्थनीज जो इसने इंडिका लिखी थी भारत के बारे में, उसने ये बताया है कि 570 टावर वाला 64 गेट्स वाला ये जो शहर था पाटलिपुत्र, इसके ऊपर इंडो ग्रीक रूलर्स ने अटैक किया। मैगस्थनीज खुद इंडिका ग्रीक व्यक्ति था और वहाँ से आया था, यूनान से, यूनानी हिस्टोरियन था ये। उसके अलावा युग पुराण में ये भी मेंशन किया गया है कि ये यवन लोग जब भारत में आए थे उसके बाद ये ज़्यादा लंबे समय तक पाटलिपुत्र में नहीं रुके, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में रहे हैं। उसके बाद बैक्ट्रिया में, इनके खुद के साम्राज्य में जब सिविल वॉर छिड़ गया तो उसके बाद ये लोग वहाँ पे वापस चले गए अपनी स्थिति को मैनेज करने के लिए। तो ये इनके यवनों के साथ वॉर रहे हैं। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का सक्सेशन कैसे हुआ और शुंग डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था उसने 148 बीसी में, अग्निमित्र नाम था उसका, उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता को संभाला। लेकिन उसके बाद अग्निमित्र जो है ये भी ठीक ठाक रूलर था, पावरफुल था। इसके बाद ये साम्राज्य है वो डिसइंटीग्रेट कर गया। इनके बारे में कई सारे इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कई सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो इनके अधीन काम करते थे, लेकिन बाद में इन साम्राज्यों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते चले गए और शुंग डायनेस्टी की जो हेजीमनी है वो खत्म हो गई। और शुंग डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था देवभूति, उसको असिस्नेट कर दिया, उसको मार दिया, असिस्नेट कर दिया। किसने? उसी के एक मंत्री जिसका नाम था वसुदेव कर्ण।
इसने इसको मार के कर्ण डायनेस्टी की नींव रखी। तो ये थी शुंग डायनेस्टी, राजा पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था मगध के इस वाले हिस्से के ऊपर। और अगर देखा जाए तो यहाँ तक इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ था आने वाले समय में। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था इनका, ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के बड़े भूभाग पे ये रूल करते थे। तो ये इनका साम्राज्य था। होपफुली राजा पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, और उनके बारे में जो जो चीज़ें कही जाती हैं अलग अलग टेक्स्ट में, उनके पीछे का आधार भी आपको पता चला होगा कि क्या मानसिकता रही होगी, क्या मोटिव रहे होंगे हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट लोगों के, उसके उनको अपना नायक या खलनायक बताने के पीछे के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप किसी और राजा के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं, उसके अलावा आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के वीडियोस और चाहिए। सजेशंस के भी आपके वेलकम हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।